हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, यानी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यानी आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, यानी इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए विद्यार्थी, सबसे पहले एक चीज़ बताइए आप सभी कि इट का अर्थ क्या होता है, यानी इट का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो आप सब बोलेंगे कि सर इट का अर्थ होता है यह। वेरी गुड। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो देखिए इसका यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। कहाँ होता है प्यारे? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। यानी इसका प्रयोग होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लगाते हैं इट। और साथ ही साथ में और कहाँ होता है इसका प्रयोग? तो इसका और प्रयोग होता है अनडिसाइडेड जेंडर के साथ, अनडिसाइडेड जेंडर के साथ, जहाँ पर जेंडर ज्ञात ना हो, यानी लिंग का पता ना चले, वहाँ पर हम लगाते हैं इट। ठीक, इसी के साथ एक और चीज़ बताइए, दिस का अर्थ क्या होता है? दिस का भी अर्थ होता है यह, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? तो देखिए इसका यूज होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ। इसका यूज होता है प्यारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ। इसका यूज होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ। किसका प्रयोग होता है? दिस का। याद रखिएगा इट और दिस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इट का भी अर्थ होता है यह, दिस का भी अर्थ होता है यह, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इट का यूज कहाँ होता है, तो नॉन लिविंग थिंग्स और अनडिसाइडेड जेंडर के साथ, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लगाते हैं इट, और जहाँ पर जेंडर ज्ञात ना हो, यानी लिंग का पता ना चले, वहाँ पर भी हम लगाते हैं इट। वही विद्यार्थी दिस का अर्थ होता है यह, लेकिन इसका यूज होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ। आइए चीज़ों को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर हम एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैं बोलता हूँ यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो गौर से देखिए, तो कलम अपने आप में क्या है? तो कलम अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग्स है। कलम जो है अपने आप में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या करते हैं? इट का भी प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ दिस का भी प्रयोग होता है। यानी ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हम बना सकते हैं कि दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम बनाने के लिए हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि इट इज अ पेन। ये दोनों परिस्थिति में सही है। आप इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, पहले अब बताओ यहाँ पर कि लड़का अपने आप में क्या है? तो आप बोलोगे कि सर लड़का जो है एक लिविंग थिंग्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स है, सजीव है। और सजीव को बताने के लिए, यानी लिविंग थिंग्स को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्या हम इट का प्रयोग करते हैं? नहीं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। दिस का प्रयोग जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है। देखिए आगे, जैसे हमने कहा कि यह एक लड़का है, तो लड़का अपने आप में क्या है? एक लिविंग थिंग्स है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर विद्यार्थी क्या? दिस इज अ पेन, सॉरी दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। क्या हम बोल सकते हैं इट इज अ बॉय? नहीं। क्या हम बोल सकते हैं इट इज अ बॉय? नहीं। क्या बोलेंगे? दिस इज अ बॉय। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको हमने बताया कि इट का भी अर्थ होता है यह, दिस का भी अर्थ होता है यह, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है विद्यार्थी कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है और दिस का प्रयोग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं असली यूज के ऊपर। ठीक है, अब देखेंगे कि असल में इट का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा विद्यार्थी कि इट जो है ना अपने आप में एक प्रोनाउन है। क्या है? अपने आप में एक प्रोनाउन है। अगर हम इसके यूज की बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए इट का प्रयोग समय बताने के लिए होता है,
मौसम बताने के लिए होता है, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, दिनांक, दूरी, तापक्रम या अन्य कोई प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अरे बच्चे शांति से बैठो, अरे आवाज बंद करने के लिए बोले हैं। देखिए ध्यान से, ईट का प्रयोग समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, दिनांक, दूरी, तापक्रम या अन्य कोई प्राकृतिक घटना बताना हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थी? ईट का। जैसे आज रविवार है, अब सुबह है, आज 12 जुलाई है, 6 बजे हैं। और देखिए सेंटेंसेस, कल सोमवार होगा, कल बहुत सर्दी थी, अब अंधेरा हो रहा है। तो इन सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, दिन, दिनांक इत्यादि का बोध हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा। जिस सेंटेंस में समय का हालचाल बताना हो, मौसम का हालचाल बताना हो, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, दिन, दिनांक ये सब बताना हो, तो इस चीज़ को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईट का। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे ईट, और ईट के बाद डालेंगे हम सिंगुलर वर्ब। क्या लिखेंगे? सिंगुलर वर्ब। और ठीक इसके बाद हम लिखेंगे विद्यार्थी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। क्या लिखेंगे? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब होता है समय सूचक शब्द। तो सबसे पहले शुरुआत करना है ईट, ईट के बाद सिंगुलर वर्ब, उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। आइए सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस दिया है कि आज रविवार है। आज क्या है? रविवार है। तो सबसे पहले लिखेंगे आज का अंग्रेजी, ठीक है। लिखेंगे टुडे, टुडे इट इज संडे। आज रविवार है, टुडे इट इज संडे। बताइए, तो अब सुबह है, तो अब के लिए हम बोल सकते हैं क्या? नाउ। क्या बोलेंगे? नाउ। और सुबह है तो हम बोलेंगे इट इज मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? इट इज मॉर्निंग। बन गया। अभी भी आवाज आ रहा है उधर से? बोले ना आप लोग, शांति से बैठिए। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, आज 12 जुलाई है, तो आज के लिए हम क्या लिखेंगे? तो आज के लिए हम लिखेंगे टुडे। चलिए 12 जुलाई है, तो देखिए तो दिनांक बताया जा रहा है ना, तो दिनांक को डिनोट करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनेगा? तो बोलेंगे टुडे इट इज 12 जुलाई। टुडे इट इज 12 जुलाई। चलिए बनाइए तो आगे। अगला सेंटेंस दिया है कि 6 बजे हैं। बताइए बजा बजी शब्द का अंग्रेजी क्या होता है? ओ क्लॉक। तो बनाइए ना, क्या दिक्कत है? कैसे बनेगा? तो बनेगा इट इज 6 o'clock। कैसे बनेगा? इट इज 6 o'clock। बन गया। और हमने कुछ सेंटेंसेस लिया है यहाँ पर, चलिए इसको भी बनाइए। तो कल सोमवार होगा, होगा आने वाले समय की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें शैल या विल का प्रयोग होगा। तो कैसे बनेगा? चलिए कल सोमवार होगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी मंडे। इट विल बी मंडे। कल, तो आने वाले कल के लिए हम क्या लगाते हैं? टुमारो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? टुमारो। बन गया। कह रहा है कि कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। कल बहुत सर्दी थी, देखिए तो अंत में क्या है? थी। तो था थी के लिए क्या लगाते हैं हम? वॉज एंड वर। तो कैसे बनेगा बताइए? तो ये बनेगा इट वॉज वेरी कोल्ड। इट वॉज वेरी कोल्ड। कब? कल, वो भी बीते हुए समय के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कल का अंग्रेजी यस्टरडे। क्या आप सभी को पता है ये चीज़? आने वाले कल के लिए हम लगाते हैं टुमारो, और बीते हुए कल के लिए लगाते हैं हम यस्टरडे। अगला सेंटेंस दिया है कि अब अंधेरा हो रहा है। कैसे बनेगा बताइए? अब के लिए हम लिखेंगे नाउ। अब कह रहा है कि अंधेरा हो रहा है, तो शुरू होगा विद्यार्थी इट से। नाउ इट इज गेटिंग। क्या लिखेंगे? नाउ इट इज गेटिंग डार्क। अब अंधेरा हो रहा है, नाउ इट इज गेटिंग डार्क। तो बन जाएगा। क्या विद्यार्थी इस तरह के सेंटेंसेज आपसे बनेंगे कि नहीं? यस या नो बताइए जल्दी।
जब भी विद्यार्थी समय, मौसम, दिन, महीना, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, दिनांक, दूरी, ताप, क्रम या अन्य कोई प्राकृतिक घटना को व्यक्त करना हो तो वहाँ पर हमें यूज करना होगा इट। कोई दिक्कत? जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने विद्यार्थी कुछ वर्ड लिया है, ठीक है। पहले इस वर्ड को एक नज़र डालेंगे, ठीक। सबसे पहले दिया हुआ है बजा, बजे, बजी। देखिए बजा, बजी, बजी की अंग्रेजी होता है ओ क्लॉक। वही सारही के लिए हम लगाते हैं हाफ पास्ट। और वही विद्यार्थी पौने का अंग्रेजी होता है अ क्वार्टर टू। सवा का अंग्रेजी होता है अ क्वार्टर पास्ट। कम या बाकी का अंग्रेजी होता है टू। और बजकर का अंग्रेजी होता है पास्ट। याद रहेगा? ना हो तो इस वर्ड को अपने अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से मैं चीज़ों को दोहरा दूं। बजा, बजे, बजी के लिए ओ क्लॉक। साढ़े शब्द के लिए हाफ पास्ट। पौने का अंग्रेजी होता है क्वार्टर टू। सवा का अंग्रेजी होता है क्वार्टर पास्ट। और कम या बाकी के लिए आप लगाइएगा टू। और बजकर के लिए लगाना है आपको पास्ट। कोई दिक्कत? चलिए तो शुरू करते हैं। दिया है जैसे कि 4 बजा है। चलिए कैसे बनेगा बताइए। 4 बजा है, तो 4 बजा है तो शुरू होगा सबसे पहले क्या? इट। लिखेंगे इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं या डिजिट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 7:30 हुआ है। पहले बताओ साढ़े का अंग्रेजी क्या होता है? हाफ पास्ट। 7:30 हुआ है तो शुरू होगा इट। किससे शुरू होगा? इट। तो हम बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट कितना? 7। तो 7 का अंग्रेजी क्या होता है? 7। 8:15 बजा है। अब बताइए सवा का अंग्रेजी क्या होता है? अ क्वार्टर पास्ट। तो शुरू करना है विद्यार्थी क्या? इट। लिखेंगे इट इज अ क्वार्टर पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट कितना? 8। तो 8 का अंग्रेजी क्या होता है? 8। बन गया। कितना सिंपल सेंटेंस है बताइए तो। 8:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। पौने का अंग्रेजी होता है क्वार्टर टू। याद है? बनाइए तो 9:45 बजा है। कैसे बनेगा? तो शुरू करेंगे विद्यार्थी क्या? इट। बोलेंगे कि इट इज अ क्वार्टर टू कितना? 10। तो 10 का क्या होता है? 10। बन गया। 9:45 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 10। बन जाएगा। जब विद्यार्थी इस प्रकार के वर्ड अगर आपको पता होगा ना तो ऐसे सेंटेंसेज आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा पौने, सवा, कम, साढ़े, इस सब का अंग्रेजी क्या होता है? याद रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस पे थोड़ा विचार कीजिए। सेंटेंस है कि 4 बजने में 3 मिनट कम है। देखिए इसमें मिनट शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? मिनट शब्द का। 4:07 हुआ, मिनट शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन है उधर? हो खड़ा होगा तो उधर जो हल्ला कर रहा है उसका नाम लिखो तो। हाँ चल आएंगे ना तो पूरा क्लास पिटेंगे। चलिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, बगल में क्लास भी चल रहा है, ठीक है, और हल्ला कर रहा है इतना सब क्या क्या किया जाए? कह रहा है कि 4 बजने में 3 मिनट कम है या 7 मिनट हुआ है, ठीक है। मिनट शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए अगर सेंटेंस में विद्यार्थी मिनट शब्द का प्रयोग हुआ है ना तो इसका मतलब है कि पहले मिनट का अंग्रेजी लिखना होता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको और समझते हैं। 4 बजने में 3 मिनट कम है तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? इट। उसके बाद लिखेंगे इट इज 3 मिनट। क्या होगा? 3 मिनट्स। इट इज 3 मिनट्स। और कितने बजने में? 4 बजने में। तो कम है तो कम के लिए हम क्या लिखते हैं? 2। और कितने में? 4 बजने में तो लिखेंगे 4। बन गया। इट इज 3 मिनट्स टू 4, यानी 4 बजने में 3 मिनट कम है। उसी प्रकार से बनाइए तो 4:07 हुआ है तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे इट इज कितना मिनट? 7 मिनट। लिखेंगे इट इज 7 मिनट्स। इट इज 7 मिनट्स। बताइए बजकर, तो बजकर का अंग्रेजी होता है पास्ट। कितना? 4। तो लिखेंगे 4। बन गया। क्या दिया है? 4:07 हुआ है। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 4। बताइए मिनट शब्द वाला अंग्रेजी बन जाएगा। कमाल की चीज बताते हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर सेंटेंस में, ठीक है, समय के साथ यानी मिनट शब्द दिया हो, क्या दिया हो? मिनट शब्द दिया हो
तो कभी कभी हम मिनट के लिए मिनट अंग्रेजी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कभी कभी क्या होता है कि अगर मिनट शब्द दिया होता है ना तो मिनट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। कब होता है ऐसे? तो देखिए, जब विद्यार्थी कोई चीज़ 5 के मल्टीपल में हो, कोई चीज़ 5 के मल्टीपल में हो, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कोई चीज़ अगर 5 के गुणज में होता है ना तो वहाँ पर मिनट के लिए मिनट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई समय दिया है 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, इस तरह के 5 के गुणज में होगा ना तो मिनट के लिए मिनट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है। अब सेंटेंस में गौर से देखिए, कितना बजकर? 7:10 हुआ है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना 10, तो ये 5 के गुणज में है, तो यहाँ पर मिनट के लिए मिनट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा इट इज 10। अब यहाँ पर मिनट नहीं लिखना है, बोलेंगे इट इज 10:07 बन गया। 7:10 हुआ है, इट इज 10:07। वही अगर मैं बोलता हूँ कि 9 बजने में 20 मिनट कम है, 20 मिनट कम है, तो अब बताओ विद्यार्थी, कम या बाकी के लिए हम क्या लगाते हैं? 2। और यहाँ पर 20 जो है ना ये 5 के गुणज में है, तो यहाँ पर मिनट के लिए मिनट शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि इट इज 20:09 बन गया। 9 बजने में 20 मिनट कम है, इट इज 20:09 बन गया। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर 5 के गुणज में होगा ना तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर मिनट के लिए मिनट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रयोग देखिए, नेक्स्ट यूज कर है कि ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या जानवरों तथा पशुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है। और कहाँ कहाँ होता है? तो ईट का प्रयोग जो है ना निर्जीव वस्तुओं, जानवरों तथा पशुओं की ओर इशारा करने के लिए होता है। जैसे यह एक कुर्सी है, कुर्सी अपने आप में क्या है? निर्जीव वस्तु है। यह एक कलम है, यह मेरा प्यार है, यह एक काली गाय है। तो देखिए, जानवरों, पशुओं और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी हम लगाते हैं इट। बनाइए तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेगा? यह एक कुर्सी है तो हम बोल सकते हैं इट इज अ चेयर ना, बोल सकते हैं इट इज अ चेयर। यह एक कलम है तो कैसे बनेगा बताइए? तो हम बोल सकते हैं इट इज अ पेन, बन गया। यह मेरा प्यार है, कैसे बनेगा बताओ? तो ये बनेगा इट इज माई लव, इट इज माई लव। यह एक काली गाय है, कैसे बनेगा बताइए? तो हम बोल सकते हैं ऐसे भी कि दिस इज अ ब्लैक काऊ, दिस इज अ ब्लैक काऊ। या हम बोल सकते हैं इट इज अ ब्लैक काऊ, दोनों चीज़ें से बना सकते हैं। यह एक काली गाय है, दिस इज अ ब्लैक काऊ, या इट इज अ ब्लैक काऊ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए विद्यार्थी हम यहीं पर रुकते हैं, यहीं पर थमते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले यूज की तरफ देखेंगे और सारे कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने भी और इसके यूज है, जितने भी और कंसेप्ट है, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेज देते हैं। जितना हमने चीज़ें पढ़ा है ना, यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेज दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और सारे सेंटेंसेज को जरूर बनाइएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।